नमस्कार। आज हम सुनेंगे मुंशी प्रेमचंद्र की लिखी कहानी कोई दुख ना हो तो बकरी खरीद लो। उन दिनों दूध की तकलीफ थी। कई डेयरी फार्म की आजमाइश की, आहारों का इम्तिहान लिया, कोई नतीजा नहीं। 2-4 दिन तो दूध अच्छा मिलता, फिर मिलावट शुरू हो जाती। कभी शिकायत होती दूध फट गया, कभी उनमें से नागवार बू आने लगी, कभी मक्खन के रेजे निकलते। आखिर एक दिन एक दोस्त ने कहा, भाई आओ साझे में एक गाय ले लें, तुम्हें भी दूध में आराम होगा, मुझे भी। लागत आधी आधी, खर्च आधा आधा, दूध भी आधा आधा। दोस्त साहब राजी हो गए। मेरे घर में जगह न थी और गोबर वगैरह से मुझे नफरत है। उनके मकान में काफी जगह थी, इसीलिए प्रस्ताव हुआ कि गाय उन्हीं के घर में रहे। इसके बदले में उन्हें गोबर का एक छत्र अधिकार रहे। वह उसे पूरी आजादी से पाथे उपले बनाए, घर लीपे, पड़ोसियों को दे या उसे किसी आयुर्वेदिक उपयोग में लाए। इकरार करने वाले को इसमें किसी प्रकार की आपत्ति या प्रतिवाद न होगा, और इकरार करने वाला सही होश हवास में इकरार करता है कि गोबर पर कभी अपना अधिकार जमाने की कोशिश न करेगा और ना किसी का इस्तेमाल करने के लिए आमदा करेगा। दूध आने लगा, रोज रोज के झंझट से मुक्ति मिली। एक हफ्ते तक किसी तरह की शिकायत न पैदा हुई। गरम गरम दूध पीता था और खुश होकर गाता था, रब का शुक्र अदा कर भाई, जिसने हमारी गाय बनाई, ताजा दूध पिलाया, उसने लुफ्ते हयात चखाया, उसने दूध में भीगी रोटी मेरी उसके करम ने बख्शी सेरी। खुदा की रहमत है कि मूरत कैसी भोली भाली सूरत। मगर धीरे धीरे यहाँ पुरानी शिकायतें पैदा होने लगी। यहाँ तक नौबत पहुंची कि दूध सिर्फ नाम का दूध रह गया। कितना ही उबालो, ना कहीं मलाई का पता, ना मिठास। पहले तो शिकायत कर लिया करता था, इससे दिल का बुखार निकल जाता था। शिकायत से सुधार ना होता तो दूध बंद कर देता था। अब तो शिकायत का भी मौका न था, बंद कर देने का जिक्र भी किया। भिखारी का गुस्सा अपनी जान पर, प्यो न नाले में डाल दो। 8 आने रोज का नुस्खा किस्मत में लिखा हुआ है। बच्चा दूध को मुंह न लगाता, पीना तो दूर रहा। आधो आध शक्कर डालकर कुछ दिनों दूध पिलाया तो फोड़े निकलने शुरू हुए और मेरे घर में रोज बचक मची रहती थी। बीबी नौकर से फरमाती, दूध ले जाकर उन्हीं के सर पटका। मैं नौकर को मना करता। वह कहती, अच्छे दोस्त हैं तुम्हारे, उससे शर्म भी नहीं आती, क्या इतना हक्म है, इतना भी नहीं समझता कि यह लोग दूध देकर क्या कहेंगे। गाय को अपने घर मंगवा लो, बाल में बदबू आएगी, मच्छर होंगे, दूध तो अच्छा मिलेगा, रुपए खर्च हो तो उसका मजा तो मिलेगा। चड्डा साहब मेरे पुराने मेहरबान हैं, खासी बेतलफ़ है उनसे। यह हरकत उनकी जानकारी में होती हो तो बात किसी तरह गले के नीचे नहीं उतरती। या तो उनकी बीबी की शरारत है या नौकर की, लेकिन जिक्र कैसे करूं। और फिर उनकी बीबी से भी तो राह रस्म है, कई बार मेरे घर आ चुकी हैं। मेरी बीबी जी भी उनके यहाँ कई बार मेहमान बनकर जा चुकी है। क्या यह यकाएक इतनी बेवकूफ हो जाएगी, सरीहन आंखों में धूल झोंकेगी। और फिर चाहे किसी की शरारत हो, मेरे लिए यह गैर मुमकिन है कि उनसे दूध की खराबी की शिकायत करता। खैरियत यह हुई कि तीसरे महीने चड्डा का तबादला हो गया। मैं अकेले गाय न रख सकता था, साझा टूट गया। गाय आधे दामों में बेच दी गई। मैंने उस दिन इत्मीनान से सांस ली। आखिर यह सलाह हुई कि एक बकरी रख ली जाए। वह बीच आंगन के एक कोने में पड़ी रह सकती है। उसे धोने के लिए न ग्वाले की जरूरत, न उसका गोबर उठाने, नाद धोने, चारा भूसा डालने के लिए किसी अहिरन की जरूरत। बकरी तो मेरा नौकर भी आसानी से धो लेगा। थोड़ी सी चोकर डाल दी, चलिए किस्सा तमाम हुआ। फिर बकरी का दूध फायदेमंद भी ज़्यादा है, बच्चों के लिए खास तौर पर। जल्दी हजम होता है, न गर्मी करे न सर्दी, स्वास्थ्यवर्धक है। संयोग से मेरे यहाँ जो पंडित जी मेरे मसौदे नकल करने आया करते थे, इन मामलों के काफी तजुर्बेकार थे। उनसे जिक्र आया तो उन्होंने एक बकरी की ऐसी स्तुति गाई, उसका ऐसा कसीदा पढ़ा कि मैं बिन देखे ही उनका प्रेमी हो गया। पंछाही नस्ल की बकरी है, ऊंचे कद की, बड़े बड़े थन जो जमीन से लगते चलते हैं, बेहद कम खोर लेकिन बेहद दुधार। एक वक्त में 2-2.5 सेर दूध ले लीजिए। अभी पहली बार ही ब्याई है, 25 रुपए में आ जाएगी। मुझे दाम कुछ ज्यादा मालूम हुआ,
लेकिन पंडित जी मुझे एतबार था। फरमाइश कर दी गई और तीसरे दिन बकरी आ पहुंची। मैं देखकर उछल पड़ा। जो जो गुण बताए गए थे उनसे कुछ ज्यादा ही निकले। एक छोटी सी मिट्टी की नाद मंगवाई गई। चोकर का भी इंतजाम हो गया। शाम को मेरे नौकर ने दूध निकाला तो सचमुच 2.5 सेर। मेरी छोटी पतीली लबालब भर गई थी। अब मूसलो ढोल बजाएंगे। यह मसला इतने दिनों के बाद जाकर कहीं हल हुआ। पहले ही यह पता बात सोचती तो क्यों इतनी परेशानी होती। पंडित जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया। मुझे सवेरे तड़के और शाम को उसके सींग पकड़ने पड़ते थे, तब आदमी दूध पाता था। लेकिन यह तकलीफ इस दूध के मुकाबले में कुछ न थी। बकरी क्या है, कामधेनु है। बीबी ने सोचा इसे कहीं नजर न लग जाए, इसीलिए इसके थन के लिए एक गिलाफ तैयार हुआ। उसके गर्दन में नीले चीनी के दानों का एक माला पहनाया गया। घर में जो कुछ जूठा बचता देवी जी खुद जाकर उसे खिला आती थी। लेकिन एक ही हफ्ते में दूध की मात्रा कम होने लगी। जरूर नजर लग गई। बात क्या है, पंडित जी से हाल कहा तो उन्होंने कहा, साहब देहात की बकरी है, जमींदार की। बेदरेक अनाज खाती थी और सारे दिन बाग में घूमा चरा करती थी। यहाँ बंधे बंधे दूध कम हो जाए तो तजुब्बा नहीं, इसे जरा टहला दीजिए। लेकिन शहर में बकरी को टहलाए कौन और कहाँ। इसीलिए यह तय हुआ कि बाहर कहीं मकान लिया जाए। वहाँ बस्ती से जरा निकलकर खेत और बाग है। कहाँ घंटे 2 घंटे टहला लाएगा। झटपट मकान बदला और गौ की मुझे दफ्तर आने जाने में 3 मील का फासला तय करना पड़ता था। लेकिन अच्छा दूध मिले तो मैं इसका दुगना फासला तय करने को तैयार था। यहाँ मकान खूब खुला हुआ था। मकान के सामने सहन था। जरा और बढ़कर आम और महुए का बाग। बाग से निकलिए तो काछिए के खेत थे। किसी में आलू, किसी में गोभी। एक काछी से तय कर लिया कि रोजाना बकरी के लिए कुछ हरियाली जाए करे। मगर इतनी कोशिश करने पर भी दूध की मात्रा में कुछ खास बढ़त नहीं हुई। 2.5 सेर की जगह मुश्किल से सेर भर दूध निकलता था। लेकिन यह तस्कीन थी कि दूध खालिस है। यही क्या कम है। मैं यह कभी नहीं मान सकता कि खिदमगारी के मुकाबले में बकरी चराना ज्यादा जलील काम है। हमारे देवताओं और नबियों का भी बहुत सम्मानित वर्ग गल्ले चराया करता था। कृष्ण जी गाय चराते थे। कौन कह सकता है कि उस गले में बकरियां ना रही होंगी। हजरत ईसा और हजरत मोहम्मद दोनों भी भेड़ें चराते थे। लेकिन आदमी रूढ़ियों का दास है। जो कुछ बुजुर्गों ने नहीं किया उसे वह कैसे करे। नए रास्ते पर चलने के लिए जिस संकल्प और दृढ़ आस्था की जरूरत है वह हर एक में तो नहीं होती। धोबी अपने गंदे कपड़े धो लेगा, लेकिन आपके दरवाजे पर झाड़ू लगाने में उसकी हतक समझता है। जराए पीसा कौमों के लोग बाजार से कोई चीज कीमत देकर खरीदना अपनी शान के खिलाफ समझते हैं। मेरे खितमगार को बकरी लेकर बाग में जाना बुरा मालूम होता था। घर से तो ले जाए, लेकिन बाग में उससे छोड़कर खुद किसी पेड़ के नीचे सो जाता। बकरी पत्तियां चल लेती थी। मगर एक दिन उसके जी में आया कि जरा बाग से निकलकर खेतों की सैर करे। यह बहुत ही सभ्य और सुसंस्कृत बकरी थी। उसके चेहरे से गंभीरता झलकती थी। लेकिन बाग और खेत में घुस गई आजादी नहीं है, इसे वह शायद ना समझ सकी। एक रोज किसी खेत में घुस गई और गोभी की कई क्यारियां साफ कर गई। काची ने देखा तो उसके कान पकड़ लिए और मेरे पास लाकर बोला, बाप जी, इस तरह आपकी बकरी हमारे खेत चरेगी तो हम तो तबाह हो जाएंगे। आपको बकरी रखने का शौक है तो इसे बांध कर रखिए। आज तो हमने आपका लिहाज कर लिया, लेकिन फिर हमारे खेत में गई तो हम या तो उसकी टांग तोड़ देंगे या कानी हौज भेज देंगे। अभी वह अपना भाषण खत्म न कर पाया था कि उसकी बीबी आ पहुंची और उसने इसी विचार को और भी जोरदार शब्दों में अदा किया। हाँ हाँ करती ही रही, मगर रान खेत में घुस गई और सारा खेत चौपट कर दिया। इसके पेट में भवनी बैठे। यहाँ कोई तुम्हारा तबेला नहीं है। हाकिम होंगे अपने घर के होंगे। बकरी रखना है तो बांध कर रखो, नहीं गला ऐंठ दूंगी। मैं भीगी बिल्ली बना हुआ खड़ा था। जितनी भटक कर आज सहनी पड़ी उतनी जिंदगी में कभी न सही। और जिस धीरज से आज काम लिया, अगर उससे दूसरे मौके पर काम लिया होता तो आज आदमी होता। कोई जवाब नहीं सोचता था। बस यही जी चाहता था कि बकरी का गला घोट दूं और खिदमतगार का 150 घंटन जमाऊं। मेरी खामोशी से वह औरत भी शेर होती जाती थी। आज मुझे मालूम हुआ कि किन्हीं किन्हीं मौके पर खामोशी नुकसानदेह साबित होती है। खैर, मेरी बीबी ने घर में यह गुल गपाड़ सुना तो दरवाजे पर आ गई।
तो हेकड़ी से बोली, तू कानी हौज पहुंचा दे और क्या करेगी? नाहक टर टर कर रही है घंटे भर से। जानवर ही है, एक दिन खुल गई तो क्या उसकी जान लेगी? खबरदार जो एक बात भी मुंह से निकाली। क्यों नहीं खेत के चारों तरफ झाड़ लगा देती, कांटों से रुंध दे। अपनी गति तो मानती नहीं, ऊपर से लड़ने आई है। अभी पुलिस से इत्तला कर दे तो बंधे बंधे फिरो। बात कहने की इस शानपूर्ण शैली ने उन दोनों को ठंडा कर दिया। लेकिन उनके चले जाने के बाद मैंने देवी जी को खूब खबर ली। गरीबों का नुकसान भी करती हो और ऊपर से रौब जमाती हो, इसी का नाम इंसाफ है। देवी जी ने गर्वपूर्वक उत्तर दिया, मेरा एहसान तो ना मानोगे कि शैतानों को कितनी आसानी से भगा दिया। लगे उल्टे डांटने। गवारों को राह बतलाने की शक्ति के सिवा दूसरा कोई तरीका नहीं है। सज्जनता या उदारता उनकी समझ में नहीं आती, उससे यह कमजोरी समझते हैं, और कमजोर को कौन नहीं दबाना चाहता। खिदमतकार ने जवाब तलब किया तो उसने साफ कह दिया, साहब बकरी चराना मेरा काम नहीं है। मैंने कहा, तुमसे बकरी चराने को कौन कहता है? जरा उसे देखते रहो, करो कि वह किसी के खेत में ना जाए, इतना भी तुमसे नहीं हो सकता। मैं बकरी नहीं चरा सकता साहब, कोई दूसरा आदमी रख लीजिए। आखिर मैंने खुद शाम को उसे बाग में चरा लाने का फैसला किया। इतने जरा से काम के लिए एक नया आदमी रखना मेरी हैसियत से बाहर था, और अपने इस नौकर का जवाब भी नहीं देना चाहता था, जिसने कई साल तक वफादारी से मेरे सेवा की थी और ईमानदार था। दूसरे दिन मैं दफ्तर से जरा जल्द आया और चटपट बकरी को लेकर बाग में जा पहुंचा। जाड़े के दिन थे, ठंडी हवा चल रही थी, पेड़ के नीचे सूखी पत्तियां गिरी हुई थी। बकरी एक पल में वहां जा पहुंची, मेरी दलेल हो रही थी। उसके पीछे पीछे दौड़ता फिरता था। दफ्तर से लौटकर जरा आराम किया करता था, आज यह कवायद करना पड़ा। थक गया, मगर मेहनत सफल हो गई। आज बकरी ने कुछ ज्यादा दूध पिया। यह ख्याल आया, अगर सूखी पत्तियां खाने से दूध बढ़ गई तो यकीनन हरी पत्तियां खिलाई जाए तो इससे कहीं बेहतर नतीजा निकले। लेकिन हरी पत्तियां आए कहाँ से? पेड़ों से तोड़ूं तो बाग का मालिक जरूर ऐतराज करेगा। कीमत देकर हरी पत्तियां मिल न सकती थी। सोचा क्यों न एक बांस के लगे की पत्तियां तोड़ूं। मालिक ने शोर मचाया तो उससे आरजू मिन्नत कर लेंगे। राजी हो गया तो खैर, नहीं देखी जाएगी। थोड़ी सी पत्तियां तोड़ लेने से पेड़ का क्या बिगड़ जाता। चुनाचे एक पड़ोसी से एक पतला लंबा बांस मांग लाया। उसने एक अंकुश बांधा और शाम को बकरी के साथ लेकर पत्तियां तोड़ने लगा। चोर आंखों से इधर उधर देखता जाता था, वही मालिक तो नहीं आ रहा है। अचानक वही काछी एक तरफ से आ निकला और मुझे पत्तियां तोड़ते देखकर बोला, यह क्या करते हो बाबूजी? आपके हाथ में यह लग्गा अच्छा नहीं लगता। बकरी पालन हम गरीबों का काम है कि आप जैसे शरीफों का। मैं कट गया, कुछ जवाब न सोचा। इनसे क्या बुराई है? अपने हाथ से काम करने में क्या शर्म वगैरह? जवाब कुछ हल्के बेहकीनत बनावटी मालूम हुए। सफेद पोशी के आत्म गौरव के जमान बंद कर दी। काची के पास आकर मेरे हाथ से लग्गा ले लिया और देखते देखते हरी पत्तियों का ढेर लगा दिया और पूछा, पत्तियां कहाँ रख जाऊं? मैंने झेपते हुए कहा, तुम रहने दो, मैं उठा ले जाऊंगा। उसने थोड़ी सी पत्तियां बगल में उठा ली और बोला, आप क्या पत्तियां रखने जाएंगे? चलिए मैं रखाऊं। मैंने बरामदे में पत्तियां रखवा ली। उसी पेड़ के नीचे उसकी चौगनी पत्तियां पड़ी हुई थी। काची ने उनका एक गट्ठा बनाया और सर पर लाद कर चला गया। अब मुझे मालूम हुआ यह देहाती कितने चालाक होते हैं। कोई बात मतलब में से खाली नहीं है। मगर दूसरे दिन बकरी को बाग में ले जाना मेरे लिए कठिन हो गया। काची फिर देखेगा और ना जाने क्या क्या फिक्रे चुस्त करेगा। उसकी नज़रों में गिर जाना मुख में काले लगाने के समान है। हमारे सम्मान और प्रतिष्ठा की जो कसौटी लोगों ने बना रखी है, हमको उसका आदर करना पड़ेगा। नक्कू बनकर रहे तो क्या रहे। लेकिन बकरी इतनी आसानी से अपनी निर्द्वंद्वता आज़ादी चहलकदमी से हाथ न खींचना चाहती थी, जिससे उसने अपनी साधारण दिनचर्या समझना शुरू कर दिया था। शाम होते ही उसने इतने जोर जोर से प्रतिवाद का स्वर उठाया कि घर में बैठना मुश्किल हो गया। किटकिरदार में का निरंतर स्वर आ आकर कानों के पर्दे को छित विचित करने लगा। कहाँ भाग जाऊं? बीबी ने उसे गालियां देना शुरू किया। मैंने गुस्से में आकर कई डंडे रसीद कर दिए, मगर उसे सत्याग्रह स्थगित करना था। ना किया, बड़े संकट में जान थी। आखिर मजबूर हो गया। अपने किए का क्या इलाज? 8 बजे रात, जाड़े के दिन, घर से बाहर मुंह निकालना मुश्किल, और मैं बकरी को बाग में टहला रहा था और अपनी किस्मत को कोस रहा था।
अंधेरे में पाँव रखते मेरी रूह कांपती है। एक बार मैंने सामने से एक सांप निकल गया था। अगर उसके ऊपर पैर पड़ जाता तो जरूर काट लेता। तब से मैं अंधेरे में कभी ना निकलता था, मगर आज इस बकरी के कारण मुझे इस खतरे का भी सामना करना पड़ा। जरा भी हवा चलती और पत्ते खड़खड़ाते तो मेरी आंखें ठिठुर जाती और पिंडलियां कांपने लगती। शायद उस जन्म में मैं बकरी रहा हूँगा और यह बकरी मेरी मालकिन रही होगी। उसी का प्रायश्चित इस जिंदगी में भोग रहा हूँ। बुरा हो उस पंडित का जिसने यह बला मेरे सिर मढ़ी। गृहस्थी भी जंजाल है। बच्चा ना होता तो क्यों इस मुझी जानवर की इतनी खुशामद करनी पड़ती। और यह बच्चा बड़ा हो गया तो बात न सुनेगा, कहेगा आपने मेरे लिए क्या किया, कौन सी जायदाद छोड़ी है। यह सजा भुगत कर 9 बजे रात को लौटा। अगर रात को बकरी मर जाती तो मुझे जरा भी दुख न होता। दूसरे दिन सुबह से ही मुझे फिर फिक्र सवार हुई। किसी तरह रात के बगैर की छुट्टी मिले। आज दफ्तर में छुट्टी थी। मैंने एक लंबी रस्सी मंगवाई और शाम को बकरी के गले में रस्सी डालकर एक पेड़ की जड़ से बांधकर सो गया। अब चरे जितना चाहे। अब चिराग जलते जलते खोल जाऊंगा। छुट्टी थी ही। शाम को सिनेमा देखने की ठहरी। एक अच्छा सा खेल आया हुआ था। नौकर को भी साथ लिया, वरना बच्चे को कौन संभालता। जब 9 बजे रात को घर लौटा, मैं लालटेन लेकर बकरी लेने गया तो क्या देखता हूँ कि उसने रस्सी के 2-3 पेड़ों में लपेटकर ऐसा उलझा दिया कि सुलझना मुश्किल है। इतनी रस्सी भी ना बची थी कि वह एक कदम भी चल सके। लाहौल विकला कुंवर जी में आया कि कमबख्त को यहीं छोड़ दूं। मरती है तो मर जाए। अब इतनी रात को लालटेन की रोशनी से रस्सी सुलझाने बैठा, लेकिन दिल न माना। पहले उसकी गर्दन से रस्सी खोली, फिर उसके पेच दर पेच ऐंठन जुटाई। 1 घंटा लग गया। मारे सर्दी के हाथ ठिठुर जाते थे और जी जल रहा था। वह अलग। यह तरकीब और भी तकलीफदेह साबित हुई। अब क्या करूं? अकल काम न करती थी। दूध का ख्याल ना होता तो किसी को मुफ्त में दे देता। शाम होते ही चुड़ैल अपनी चीख पुकार शुरू कर देती और घर में रहना मुश्किल हो जाता। और आवाज़ भी कितनी कर्कश और मनहूस होती है। शास्त्रों में लिखा भी है, जितनी दूर उसकी आवाज़ जाती है उतनी दूर देवता नहीं आते। स्वर्ग में बैसने वाली हस्तियाँ जो अप्सराओं के गाने सुनने की आदी है, उसकी कर्कश आवाज़ से नफरत करे तो क्या ताज्जुब। मुझ पर अब उसके कर्ण कटु पुकारों को ऐसा आतंक सवार था कि दूसरे दिन दफ्तर से आते ही मैं घर से निकल भागा। लेकिन 1 मील निकल जाने पर भी ऐसा लग रहा था कि उसकी आवाज़ मेरे पीछे पीछे आ रही है। अपने इस चिड़चिड़ेपन पर शर्म भी आ रही थी। जिससे एक बकरी रखने को भी सामर्थ्य ना हो, वह इतना नाजुक दिमाग क्यों बने। और फिर तुम सारी रात तो घर से भागा रहोगे नहीं। 8 बजेगा तो क्या वह गीत तुम्हारा स्वागत ना करेगा। सहसा एक नीची शाखों वाले पेड़ देखकर मुझे बरबस उस पर चढ़ने की इच्छा हुई। सपाट तनों पर चढ़ना मुश्किल होता है। यहाँ तो 6-7 फुट की ऊंची शाखें फूट गई। हरी हरी पत्तियों से पेड़ लदा खड़ा था। और पेड़ भी था गुलर का, जिसकी पत्तियों से बकरियों को खास प्रेम है। मैं इधर 30 साल से किसी रुख पर चढ़ा नहीं। वह आदत जाती रही, इसलिए आसान चढ़ाई के बावजूद मेरे पाँव कांप रहे थे। पर मैंने हिम्मत न हारी और पत्तियां तोड़ तोड़ कर नीचे गिराने लगा। यहाँ अकेले में मुझे कौन देखता है कि पत्तियां तोड़ रहा हूँ। अभी अंधेरा हुआ जाता है। पत्तियों का एक गट्ठा बगल में दबाऊंगा और घर जा पहुंचूंगा। अगर इतने पर भी बकरी ने कुछ ची चपड़ की तो उसकी सामत भी आ जाएगी। मैं अभी ऊपर ही था कि बकरियां और भेड़ों का एक गोला ना जाने किधर से आ निकला और पत्तियों पर पिल पड़ा। मैं ऊपर से चीख रहा हूँ, मगर कौन सुनता है। चरवाहे का कहीं पता नहीं, कहीं दुबक रहा होगा कि देख लिया जाऊंगा तो गालियां पड़ेगी। झल्लाकर नीचे उतरने लगा। एक एक पल में पत्तियां गायब होती जाती थी। उतरकर एक एक की टांग तोड़ूंगा। यकाएक पाँव फिसला और मैं 10 फीट की ऊंचाई से नीचे आ गिरा। कमर में ऐसी चोट आई कि 5 मिनट तक आंखों तले अंधेरा छा गया। खैरियत हुई कि और ऊपर से नहीं गिरा, नहीं तो यहीं शहीद हो जाता। बारे मेरे गिरने के धमाके से बकरियां भागी और थोड़ी सी पत्तियां बच रही। जब जरा होश ठिकाने हुए तो मैंने उन पत्तियों को जमा करके एक गट्ठर बनाया और मजदूरों की तरह उसे कंधे में रखकर शर्म की तरह छिपाए घर चला। रास्ते में कोई दुर्घटना ना हुई। जब मकान कोई 4 फलांग रह गया, मैंने एकदम तेज किया और कहीं कोई देख न ले तो वह काची सामने से आता दिखाई दिया। कुछ न पूछो उस वक्त मेरी क्या हालत है। रास्ते के दोनों तरफ खेतों की ऊंची ऊंची मेड़े थी।
जिनके ऊपर नागफनी निकलेगा और भगवान जाने क्या सितम ढाए। कहीं मुड़ने का रास्ता नहीं और बदल ली और सिर झुकाकर इस तरह निकल जाना चाहता था कि कोई मजदूर है। तले की सांस तले थी, ऊपर की ऊपर, जैसे वह काछी कोई खूंखार सोहरो बार बार ईश्वर को याद कर रहा था कि हे भगवान, तू ही आफत के मारे हुए को मददगार है। इस बरत दूत को जबान बंद कर दे, एक क्षण के लिए इसकी आंखों की रोशनी गायब कर दे। आह, यह यंत्रणा का क्षण जब मैं अपने बारंबार एक गज के फासले से निकला। एक एक कदम तलवार की धार पड़ रही थी। शैतानी आवाज कानों में आई, कौन है रे, कहाँ से पत्तियां तोड़ लाता है। मुझे मालूम हुआ नीचे से जमीन निकल आई और उसमें उसके गहरे पेट में जा पहुंचा हूँ। रोए बर्छिया बने हुए थे, दिमाग में उबाल सा आ रहा था, शरीर को लकवा सा मार गया। जवाब देने का होश न रहा। तेजी से 2-3 कदम आगे बढ़ा गया, मगर वह ऐच्छिक क्रिया न थी, प्राण रक्षा की सहज क्रिया थी कि एक जालिम हाथ गट्टे पर पड़ा और गट्टा नीचे गिर पड़ा। फिर मुझे याद नहीं क्या हुआ। मुझे जब होश आया तो मैं दरवाजे पर पसीने से तर खड़ा था। गोए मिर्गी के दौरे के बाद उठा हूँ। इस बीच मेरी आत्मा पर उपचेतना का आधिपत्य था और बकरी की वह घृणित आवाज, वह कर्कश आवाज, वह हिम्मत तोड़ने वाली आवाज, वह दुनिया की सारी मुसीबतों का खुलासा, वह दुनिया की सारी लानतों की रूह कानों में चुभी जा रही थी। बीबी ने पूछा, आज कहाँ चले गए थे? इस चुड़ैल को जरा बाग भी ना ले गए। जीना मुहाल किए देती है। घर से निकलकर कहाँ चली जाऊं? मेरे इत्मीनान दिलाया, आज चिल्ला लेने दो। कल सबसे पहला काम करूंगा कि इसे घर से निकाल बाहर करूंगा, चाहे कसाई को देना पड़े। और लोग न जाने बकरियां कैसे पालते हैं। बकरी पालने के लिए कुत्ते का दिमाग चाहिए। सुबह को बिस्तर से उठकर इसी फिक्र में बैठा था कि इस काली बलाय से क्यों कर मुक्ति मिले कि सहसा एक गड़रिया बकरियों का एक गल्ला चराता हुआ आ निकला। मैंने उसे पुकारा और उसने अपनी बकरी को चराने की बात कही। गड़रिया राजी हो गया। यही उसका काम था। मैंने पूछा, क्या लोगे? 8 आने बकरी मिलते हैं हुजूर। मैं 1 रुपया दूंगा, लेकिन बकरी कभी मेरे सामने ना आवे। गडरिया हैरत में रह गया। मर कही है क्या बाबूजी? नहीं नहीं, बहुत सीधी है। बकरी क्या मारेगी? लेकिन मैं उसकी सूरत नहीं देखना चाहता। अभी तो दूध देती है। हाँ, सेर सवा सेर देती है। दूध आपके घर पहुंचा जाया करेंगे, तुम्हारी मेहरबानी। जिस वक्त बकरी घर से निकली, मुझे ऐसा मालूम हुआ कि मेरे घर का पाप निकल जा रहा है। बकरी भी खुश थी। गोया कैसे छूटी। गडरिया ने उसी वक्त दूध निकाला और घर में रखकर बकरी के लिए चला गया। ऐसा बेगरज गाहक उसे जिंदगी में शायद पहली बार ही मिला होगा। 1 हफ्ते तक दूध थोड़ा बहुत आता रहा, फिर उसकी मात्रा कम होने लगी, यहाँ तक कि 1 महीना खत्म होते होते दूध बिल्कुल बंद हो गया। मालूम हुआ बकरी गाभिन हो गई है। मैंने जरा भी ऐतराज न किया। काछी के पास गाय थी, उसने दूध लेना लगा। मेरा नौकर खुद जाकर दूध लाता था। कई महीने गुजर गए। गडरिया महीनों में एक बार आकर अपना रुपया ले जाता। मैंने कभी उससे बकरी का जिक्र न किया। उसके ख्याल ही से मेरी आत्मा कांप जाती थी। गडरिया को अगर चेहरे का भाव पढ़ने की कला आती होती तो बड़ी आसानी से अपनी सेवा का पुरस्कार दुगना कर सकता था। एक दिन मैं दरवाजे पर बैठा हुआ था कि गडरिया अपनी बकरी का गल्ला लिए आ निकला। मैं उसका रुपये लाने अंदर गया कि क्या देखता हूँ, मेरी बकरी 2 बच्चों के साथ मकान में आ पहुंची। वह पहले सीधी उस जगह गई जहाँ बंधा करती थी, फिर वहां से आंगन में आई और शायद परिचय दिलाने के लिए मेरी बीबी की तरफ ताकने लगी। उन्होंने दौड़कर एक बच्चे को गोद में ले लिया और कोठरी में जाकर महीनों तक जमा चोकर निकाल लाई। ऐसी मोहब्बत से बकरी को खिलाने लगी जैसे बहुत दिनों से बिछुड़ी हुई सहेली आ गई। न वह पुरानी कटुता थी, न वह मनमुटाव। कभी बच्चे को चुम्मा करती, कभी बकरी को सहलाती थी और बकरी डाककड़ी की रफ्तार से चोकर उड़ा रही थी। तब मुझसे बोली, कितने खूबसूरत बच्चे हैं। हाँ, बहुत खूबसूरत। जी चाहता है एक पाल लूं। अभी तबीयत नहीं भरी तुम्हें? बड़े निर्मोही हो। चोकर खत्म हो गया। बकरी इत्मीनान से विदा हो गई। दोनों बच्चे भी उसके पीछे फुदकते चले गए। देवी जी आंख में आंसू भरे यह तमाशा देखती रही। गडरिया ने चीलम भरी और घर से आग मांगने आया। चलते वक्त बोला, कल से दूध पहुंचा दिया करूंगा मालिक। देवी जी ने कहा, और दोनों बच्चे क्या पिएंगे? बच्चे कहाँ तक पिएंगे बहू जी, 2 से दूध अच्छा ना होता था। वह मारे नहीं लाया। मुझे रात को वह मर्मकता घटना याद आ गई। मैंने कहा, दूध लाओ या ना लाओ,
तुम्हारी खुशी, लेकिन बकरी को इधर ना लाना। उस दिन से ना वह गडरिया नजर आया, ना वह बकरी, और ना मैंने पता लगाने की कोशिश की। लेकिन देवी जी उसके बच्चों को याद कर करके कभी कभी आंसू बहा देती हैं। धन्यवाद।